आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस के बारे में। इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस, जिसे इकोसिस्टम की समस्थिरता भी कहते हैं। प्रत्येक इकोसिस्टम में एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में संतुलन बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। एक इक्विलिब्रियम या बैलेंस बना रहता है। इकोसिस्टम की जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनके मध्य एक बैलेंस, एक संतुलन या इक्विलिब्रियम साम्य बना रहता है। ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें कोई भी उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल या किसी भी चेंज को इकोसिस्टम के द्वारा ही स्वतः ही सामान्य बना दिया जाता है। मेड नॉर्मल बाय इकोसिस्टम के द्वारा ही कोई भी चेंज होता है बायोटिक कंपोनेंट्स में, तो इकोसिस्टम के द्वारा ही उसको सामान्य बना दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम संतुलन की ये प्रवृत्ति समस्थिरता या होम्योस्टेसिस कहलाती है। अतः जैविक तंत्रों की वह प्रवृत्ति जो परिवर्तन का प्रतिरोध करती है तथा संतुलन की स्थिति में रहती है, उसे समस्थिरता कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस is the tendency for biological system to resist change and to remain in a state of equilibrium। तो होम्योस्टेसिस क्या है? कोई भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये चेंज जो इनमें होता है उसका प्रतिरोध करते हैं और इक्विलिब्रियम की अवस्था में रहना पसंद करते हैं। इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस मुख्य रूप से 2 लेवल्स पर होती है। पहली है एट ऑर्गेनिज्म लेवल, जीवों के स्तर पर, और दूसरी है एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम के लेवल स्तर पर। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल पर। एट ऑर्गेनिज्म लेवल पर जब भी जो इकोसिस्टम में जो चेंज है, इसको ऑर्गेनिज्म लेवल पर ही सामान्य कर दिया जाता है। जैसे आइसोथर्मल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आइसोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, इनमें आइसोथर्मल रेगुलेशन, टेम्परेचर का रेगुलेशन
की घटना पाई जाती है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर होम्योस्टेसिस का उपयुक्त उदाहरण है। स्मिथ ने आइसोथर्मल रेगुलेशन का पाया जाना। स्मिथ ने 1977 में आइसोथर्मल रेगुलेशन की स्टडी की थी और उन्होंने देखा था कि ह्यूमन बींग्स में जो नॉर्मल टेम्परेचर है (98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो और जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके द्वारा इंफॉर्मेशंस मैसेज ब्रेन को भेजे जाते हैं। और ब्रेन के द्वारा जो प्रभावी अंग हैं उनको भेजे जाते हैं सूचनाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा सेंसरी ऑर्गन्स कौन होंगे? स्किन। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइज होने से जो प्रभावित होगी स्किन, और इसके द्वारा ब्रेन को सूचनाएं भेजी जाएंगी और ब्रेन से प्रभावी अंग स्वेट ग्लैंड को सूचनाएं भेजी जाएंगी, जिससे स्वेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और इसके इवेपोरेशन होने से कूलिंग हो जाएगी स्किन की। और इससे बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज होने से इस प्रकार से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है ऑर्गेनिज्म लेवल पर। अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है इसका ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और जो बॉडी की अनैच्छिक पेशियां हैं, इनवॉलंटरी मसल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और हीट का प्रोडक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स, हीट का प्रोडक्शन होता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस फिगर में ऑर्गेनिज्म लेवल पर होम्योस्टेसिस को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हीट बढ़ जाती है, तो जो सेंसरी रिसेप्टर है, सेंसरी ऑर्गन, स्किन के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, ब्रेन को पहुँचाई जाती है और ब्रेन से जब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो ये प्रभावी अंग जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको इंफॉर्मेशन भेजता है, जिससे ये स्टिमुलेट हो जाती हैं और स्वेट का सिक्रेशन करती हैं। इसके साथ ही जो ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाता है और ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं
के द्वारा स्वेट का सिक्रेशन होता है, जिसका स्किन पर आने पर एवेपोरेशन होता है और स्किन की कूलिंग हो जाती है। ये कूलिंग हो जाती है तो ये फिर से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिससे ब्रेन के द्वारा स्वेट ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन भेजना रुक जाता है। तो कूलिंग होने से जो टेम्परेचर है बॉडी का नॉर्मल हो जाता है।